आदरणीय अध्यक्ष काले साहब, मंचासीन प्रोफेसर मंजू कुमारी और अन्य गणमान्य उपस्थिति तथा बिहार के कोने कोने से आए हमारे मूल निवासी के प्रबल पुरोधागण, आप सब जानते हैं कि तीसरा अधिवेशन यूनिटी ऑफ मूल निवासी की हो रही है। इनमें 3 मुद्दों के बारे में चर्चा होगी। अलग अलग विद्वान इस पर अलग अलग मत व्यक्त करेंगे और इस अधिवेशन के माध्यम से हम सभी कार्यकर्ताओं को विषय विशेष के बारे में तथ्यों से अवगत कराएंगे। हम आज जो महत्वपूर्ण बिंदु नागरिकता समाप्त करने की कोशिश, जो वोट देने का अधिकार की कोशिश हो रही है, उसके संबंध में बोलेंगे। मित्रों, आप सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में मताधिकार को यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का नाम दिया था, यानी वयस्क मताधिकार, जिसका सीधा और सपाट अर्थ संविधान के अनुच्छेद 326 में स्थापित है, स्पष्ट है, जिसमें हुआ है कि वैसे लोग जो भारत में जन्मे हैं और जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो सभी मताधिकार के हकदार होंगे। केवल 3 स्थिति में ही मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 326 में स्पष्ट है। नंबर 1, किन किन स्थिति में हम मताधिकार से वंचित किए जाएंगे, उसके 3 शर्त है। नंबर 1, किसी सक्षम न्यायालय से हम आपराधिक मुकदमे में दंडित किए गए हों, तब हमको मताधिकार नहीं रहेगा। नंबर 2, सक्षम न्यायालय द्वारा हमें मानसिक रूप से विकृत घोषित किया गया हो, यानी मेंटली सिक घोषित किया गया हो, तब उस स्थिति में मताधिकार नहीं करेंगे। यानी इन 2 अवस्थाओं के छोड़कर अन्य किसी भी अवस्था में जो भी भारत में जन्मा है, जिसकी उम्र 21 साल है, वह प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक अधिकार है। इस संवैधानिक प्रावधान का पालन करना इलेक्शन कमीशन का दायित्व है। हम इस संबंध में आपको ध्यान खींचना चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने स्पष्ट नियमन दिया था, एक मामले में नहीं, कई मामले में नियमन दिया था कि आयोग संविधान के दायरे में रहकर ही काम करेगा, उसके बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ये प्रोविज़न है, आप देख रहे हैं, 18 साल उम्र, यानी उस समय 18 साल था, अब 21 साल उम्र भारत में जन्मना। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नया 14 अतिक्रम जोड़ दिया। 11 डॉक्यूमेंट को देकर ही नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें एक है पासपोर्ट, जो भारत सरकार के आंकड़ा आया है, हिंदुस्तान में मात्र 2% आबादी के पास ही पासपोर्ट है। यानी 140 करोड़ की आबादी में केवल 2% के पास पासपोर्ट है। अगर पासपोर्ट को हम मान्यता देंगे तो हम जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट है, सार्वभौमिक मताधिकार का जो अवधारणा है संविधान में, वो खत्म होगी। नंबर 2 है कि डॉक्यूमेंट, जमीन का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट, या अगर टैक्स दे रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट, जो आप पे कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट। आपको साथ जान के आश्चर्य होगा कि भारत के मात्र 8 से 10% आबादी ही के पास टैक्स का पेपर होता है। जो हम टैक्स रिटर्न करते हैं, भारत के 140 करोड़ की आबादी में मुश्किल से 10-15 करोड़ लोग टैक्स पेयर हैं। बाकी के इनकम इतना नहीं है कि वो टैक्स दे सकें, यानी ये भी गलत। तीसरा है जिसके पास जमीन जायदाद का कागज हो, जमीन जायदाद आपका पेपर का डीड हो, तभी आप मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अंतर्गत, यानी ये डॉक्यूमेंट
जिनके पास धन दौलत है, जिनके पास ज़मीन है, केवल उसी को ये अधिकृत करता है वोट देने का। तीसरा, आपने देखा जो मैट्रिक पास का सर्टिफिकेट हो, कम से कम मैट्रिक का जिसके पास सर्टिफिकेट हो। मित्रों, बिहार में 2023 में जाति जनगणना हुई थी। इस जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मात्र 15.6% आबादी, ध्यान दीजिए, जो बिहार में जाति की जनगणना हुई थी 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित हुआ था। विधानसभा के संसद पटल पर इस रिपोर्ट का रखा गया था। उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मैट्रिक पास, हाई स्कूल पास केवल 15.6% आबादी है। अगर यह मान भी लें कि इस डॉक्यूमेंट के आधार पर हमको मताधिकार मिलता है, तो इसका मतलब हुआ कि कम से कम 74% आबादी मताधिकार से वंचित होंगे। मित्रों, जो सबसे इम्पोर्टेंट उपलब्ध आंकड़ा होता है वो है आपका आईडी, आधार कार्ड। आधार कार्ड सभी व्यक्ति के पास आसानी से सुलभ है। चूँकि इलेक्शन कमीशन जानता था कि आधार कार्ड सभी के उपलब्ध है, इसलिए जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ये तीनों डॉक्यूमेंट हमारा इसका स्पेशल रिवीजन के लिए मान्य नहीं होगा। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं जो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। जो इम्पोर्टेंट इशू है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1991, इसकी धारा 21 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि इलेक्टरल सूची में उन्हीं मतदाताओं का नाम शामिल किया जाएगा जिनके पास आधार कार्ड हो। फिर से सुन लीजिए, कंफ्यूजन मत होइए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 21 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्वाचक सूची में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा जिनके पास आधार कार्ड हो। यानी अगर एक्ट में यह प्रोविजन आधार कार्ड होने का, तो इलेक्शन कमीशन किसी भी कीमत पर इसको नकार नहीं सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सर्वोच्च न्यायालय का संवैधानिक निर्णय से बंधा है कि आयोग वही करेगा जो संविधान और अधिनियम में स्पष्ट रूप से व्यक्त है। परंतु दुर्भाग्य की बात है, जो अभी इस पर मुकदमा हुआ था, आप जानते होंगे, जो जनगणना पर पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा चला। बिहार में जब गणना शुरू हुई थी तो मुकदमा चला, 26 जुलाई 2025 को मुकदमा हुआ सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय इस पर सुनता रहा। 20 नवंबर 2025 को बिहार में रिजल्ट आ गया, तब भी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं आया। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कब आया? बिहार के चुनाव के 6 महीने बाद, यानी मार्च 2026 में सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें 3 न्यायाधीश थे, सर्वश्री चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची, इन लोगों ने फैसला दिया कि सर्वोच्च के आयोग का अधिकार है कि संविधान के बाहर जाकर जनहित में जो उचित समझे वह निर्णय ले। मैं सम्मान के साथ परंतु खुले मन से सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय की कड़ी आलोचना करता हूं, क्योंकि यह संविधान के 2 जजों खंडपीठ का निर्णय संविधान के 5 जज का संवैधानिक निर्णय का प्रतिकूल है। संविधान का खंडपीठ संविधान के संवैधानिक पीठ द्वारा दिया गया न्यायाधीश का उल्लंघन नहीं कर सकता है। यह अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कट प्रावधान है कि लॉ लेड डाउन बाय द एपेक्स कोर्ट इज बाइंडिंग इन ऑल द कोर्ट बिलो। यानी संविधान पीठ द्वारा दिया गया निर्णय संविधान के अनुच्छेद
141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ पर भी बंधनकारी है। जो सूर्यकांत ने जो निर्णय दिया वह संविधान सम्मत नहीं है, संविधान के विरुद्ध है। मैं खुले मन से ये बात बोल रहा हूँ, ये खुले मन से। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि हम मूल निवासी सबसे अधिक जो SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रहा है वह भारत का मूल निवासी, जिसमें मुसलमान, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित, क्योंकि उनके पास जो आयोग द्वारा निर्धारित 11 डॉक्यूमेंट है उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। न तो वो इनकम टैक्स का उनके पास रिटर्न है, न उनके पास टैक्स देने का अलग से कोई रिटर्न है, न सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से नौकरी करना या पेंशन पाने का उनके पास रिकॉर्ड है। आप सभी जानते होंगे कि बिहार के कुल आबादी केवल 1% आबादी बिहार का, यानी लगभग 20 लाख लोग बिहार में नौकरी पेशा हैं या सरकारी नौकरी में हैं या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। जहां बिहार की आबादी 14 करोड़ है, मात्र 20 लाख के पास ही नौकरी करने का आइडेंटिटी कार्ड है, पेंशन पाने का PPO है, पेंशन पेपर ऑर्डर है, यानी ज़्यादातर लोगों को सरकारी नौकरी नहीं है। इसी तरह से अभी हमने बताया कि साक्षर लोगों की संख्या जो हमारे पास है वो कितना कम है। इस तरह से आपको एक बात ध्यान दिलवा दें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जो अभी बीजेपी ने चुनाव आयोग के माध्यम से हम लोग पर थोपना शुरू किया, यह प्रोविजन यानी 11 डॉक्यूमेंट का प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के दस्तावेज में शामिल था। तब आपको याद होगा कि उस समय यानी 1935 में केवल देश के 10% आबादी को ही वोट देने का अधिकार था, मात्र 10%। इसको लोगों ने विरोध किया। पहला विरोध नेहरू रिपोर्ट कहलाता है। पंडित मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, जिस नेहरू रिपोर्ट में पहली बार 1928 में कहा गया कि हमको सार्वभौमिक मताधिकार चाहिए, लिमिटेड मताधिकार नहीं चाहिए। ये विरोध होते रहा, बाद में भी विरोध हुआ और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 में मुट्ठी भर चुनिंदा लोगों को वोटिंग का अधिकार था, उसको समाप्त करते हुए संविधान के अनुच्छेद 326 में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो भी भारत में जन्मा है, जो वयस्क हो गया, जिसकी उम्र 18 साल है, वह हर व्यक्ति वोट देने का अधिकार है, केवल 2 शर्तों के आधार पर। पहला कि वह दिवालिया घोषित न, वो मानसिक रूप से दिवालिया सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित नहीं हुआ हो, और दूसरा आपराधिक मुकदमा में सक्षम न्यायालय ने उसे दंडित नहीं किया। इन दो अवस्थाओं को छोड़कर हर व्यक्ति का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि वोट दे। परंतु बीजेपी इन सभी से मिलकर चूंकि पता है कि मूल निवासी के पास न तो डॉक्यूमेंट होता है, न तो संपत्ति का डॉक्यूमेंट है, न पढ़ने का डॉक्यूमेंट है, इसलिए वोट से उन्हें वंचित करने के लिए यही तरीका निकाला कि 11 डॉक्यूमेंट दिखाओ तब तुमको मताधिकार मिलेगा, तुमको अन्य सिविल सुविधाएं मिलेंगी। मित्रों, अभी आपने देखा कि वहाँ मध्य प्रदेश के दलित छात्र नेता, वो भी बहुजन समाज का नेता है, मूल निवासी है, अभिजीत दीप के जो कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक है, उसके संवेद प्रयास और 36 दिन के लगातार संघर्ष के सामने मोदी सरकार को घुटना देखना पड़ा। अगर जब तक आप अपने अधिकार के लिए संगठित नहीं होंगे, केवल यह अधिवेशन करके जिसमें 100-150 व्यक्तियों की मात्र उपस्थिति हो पाती है, मात्र 200 व्यक्ति मिलकर सरकार की चूल नहीं हिला सकते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि इस संस्थान से
यूनिटी ऑफ मूल निवासी के संस्थान से गांवों को मूल निवासियों को जोड़ें, उसे बीजेपी सरकार के तिकड़म को बताएं, संविधान के पृष्ठभूमि में उन्हें जागृत करें ताकि वह समझ पाए कि सच्चाई क्या है, क्यों मताधिकार का वोट से वंचित किया जा रहा है। अगर ये SIR कंटिन्यू रहा देश में तो ये तय है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उस समय के अधिनियम के अनुसार देश के केवल 10% आबादी को ही मताधिकार प्राप्त था, वही स्थिति आज भी होने जा रहा है, जबकि संविधान सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के कॉन्सेप्ट को संविधान में स्थान दिया है। आपको संविधान में लिख देने मात्र से आपको अधिकार नहीं मिलेगा। जब तक अधिकार, अपने अधिकार के लिए आप संगठित नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, एकजुट होकर संघर्ष नहीं करेंगे तो आपका अधिकार कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आह्वान कर रहा हूं कि आप अपने अधिकार के लिए एकजुट हों, संघर्ष करें और सरकार के सामने, जनमत के सामने उसे घुटने पर ला दें, उसे जमीन पर सिखा दें। आपके इन्हीं प्रयासों के बाद जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में समानता का अधिकार दिया है वो प्राप्त होगा। जो संविधान में प्रत्येक मूल निवासी को भी गरिमामय जीवन का अधिकार दिया है वह प्राप्त होगा। आपने देखा कि आज मंदिर में राम मंदिर अयोध्या में करोड़ों रुपया का चढ़ावा आया, करोड़ों रुपया के चढ़ावा में जब वहाँ के उसमें एक ऑडिटर ने संकेत किया था, हिदायत दी थी कि जो चढ़ावा में अगर पारदर्शिता नहीं बढ़ती जाएगी तो बहुत बड़ा घोटाला होगा। 2021 में ही दिया था, लेकिन अनदेखी करके जो कुछ हुआ आपके सामने है कि वहाँ के मात्र 8 छोटे छोटे वर्कर को पकड़ लिया गया। हालांकि वो भी वर्कर चंदा चोरी से करोड़पति बन गए। अब बड़े बड़े वर्कर जैसे चंपत राय, हनुमान राय और कई लोग, अनिल मिश्रा, ये सब चंदाखोरी करके वहाँ पर दिल्ली के झंडे वाले शहर में जो इसका RSS का विशाल भवन बनाया जिसका लागत 400 करोड़ रुपए है। वो बतावे RS कि 400 करोड़ रुपया कहाँ से आया। और यहाँ बिहार में आप देख रहे हैं कि एक नया पुनौरा धाम में 850 करोड़ रुपए की लागत से एक नया मंदिर की शुरुआत होने जा रहा है। मित्रों, संविधान, अगर आप सेकुलर वर्ड देखें, जो संविधान में सेकुलर वर्ड है, सेकुलर वर्ड का सेकुलर शब्द धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्ट नियमन दिया है कि सरकार हर हालत में धर्म के मामले में न्यूट्रलिटी बदलेगा। सरकार के कोष से मंदिर, मस्जिद या किसी धर्म को न तो प्रोत्साहित किया जाएगा और न ही उसको प्रताड़ित किया जाएगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का। परंतु इस कॉन्सेप्ट को तार करके 40,000 करोड़ रुपए की लागत से आपको अयोध्या के राम मंदिर, काशी के विश्वनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण हुआ। और जिसमें कमाई किसका हो रहा है, तो पंडा जो आपका मंदिर में पंडा है उसको प्रति माह 38,500 रुपये वेतन मिलता है। साथ ही साथ यह भी प्रदान है कि अगर वह सेवानिवृत्त हो गया बुढ़ापा के कारण तब भी वह पेंशन मिलता रहेगा और उसकी जगह पर उसको बच्चों को पुरोहित का काम सौंपा जाएगा। जहां मंदिरों में परंपरा, सनातनी परंपरा को पुष्ट करते हुए केवल पर्टिकुलर एक खास जात विशेष को सम्मानित किया जा रहा है, वहाँ देश के 85% बहुजन समाज हम अपने मूलभूत संवैधानिक अधिकार से भी वंचित होते हैं, हम मताधिकार के अधिकार से भी वंचित होते हैं, शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। मित्रों, अंत में मैं एक बात कहकर समाप्त करना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि बहुजनों के बहुत लंबे संघर्ष के बाद, 10 साल लंबे संघर्ष के बाद पहली बार संविधान में संशोधित करके एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें था कि राइट टू कंपल्सरी
राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। इस फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए 2010 में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 पारित किया गया। इसके आधार पर शायद आपको याद हो, आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं कि समग्र शिक्षा का अभियान था। यानी समग्र शिक्षा के अभियान का अर्थ होता है कि गांव से 1 किलोमीटर की परिधि में एक प्राइमरी विद्यालय खोला जाएगा जहां पर बच्चों को शिक्षा मिलेगी। यानी प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। परंतु मोदी सरकार ने 2017 में, डेट याद रखिए, 2017 में मोदी सरकार ने समग्र शिक्षा को हटाकर एक नई शिक्षा नीति घोषित की जिसका नाम था समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा, इसका अर्थ हुआ कि एक प्रखंड में एक ऐसा विद्यालय स्थापित किया जाएगा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा, जैसे स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल टेक्नोलॉजी और अन्य प्रकार के लेटेस्ट सुविधा दी जाएगी, और जो स्कूल जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में है उसको बंद की जाएगी। यानी जिस स्कूल में बहुजन के बच्चे गांव में पढ़ने जाते थे, उस स्कूल को बंद करके हमें एक सुनहरा सपना दिखाया गया समग्र शिक्षा अभियान के नाम पर कि गांव से दूर प्रखंड में एक विद्यालय होगा जो हर प्रकार के आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, वहाँ बच्चों की शिक्षा मिलेगी। अब बताइए कि 5 साल का बच्चा अपने गांव से 10 किलोमीटर पैदल पढ़ने जा सकता है, वापस आ सकता है। तो सरकार की मंशा इस समग्र शिक्षा अभियान के पीछे यह है कि बहुजनों को शिक्षा से वंचित करें। आप सभी बार बार दोहराते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। जब पढ़ने के लिए प्राइमरी स्कूल ही गांव में नहीं होगा, दलित टोला में स्कूल नहीं होगा, पिछड़ों के गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं होगा, तो क्या 4-5 साल के बच्चे 10 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाएंगे? तो स्पष्ट है कि सरकार की मंशा थी कि मनु युग में वापस करो, शिक्षा के अधिकार से इन्हें वंचित करो, इन्हें मंदिरों को ढकेलो, ताकि अंधविश्वास आडंबर में पढ़कर ये सभी बहुजन लोग अपना वैधानिक और संवैधानिक अधिकार भूलकर राम भजन में लग जाएं। मित्रों, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप बिहार के कोने कोने में अलग अलग इस प्रकार की सभाएं आयोजित करें। मैं वादा करता हूं कि मैं अपने खर्च पर वहां आकर उन सभाओं को संबोधित करूंगा, उन्हें जगाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।